फिजिकल एजुकेशन को समझने से पहले ज़रूरी है एजुकेशन को समझना। देखिए, एजुकेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के नॉलेज, कैरेक्टर और अंततः व्यवहार को आकार दिया जा सकता है। यह बिल्कुल विकास की प्रक्रिया सा होता है। अगर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन डेवी जी की माने तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जो आपके अनुभवों को रिकंस्ट्रक्ट करती है। जो भी आपके एक्सपीरियंस होंगे उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करती है। फिजिकल एजुकेशन कोई नई अवधारणा नहीं है। यह अति प्राचीन इतिहास के विभिन्न भागों जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड आदि के दौर में मुख्य भूमिका निभाता रहा है। अगर सभ्यताओं के विकास के अस्तित्व में आने से पहले की बात करें तो एक व्यक्ति को जीवित रहने, सुरक्षा, भोजन आदि के लिए जो डेली एक्टिविटी करनी पड़ती थी वही भविष्य में फिजिकल एजुकेशन के रूप में विकसित हो गई। यूनानी दार्शनिकों जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने यंगस्टर के लिए फिजिकल एजुकेशन को इसेंशियल बताया और यूनानी लोग बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से मिलिट्री ट्रेनिंग करते रहे और इस तरह से एक आम धारणा बनती चली गई कि फिजिकल एजुकेशन मिलिट्री ट्रेनिंग का भाग है, जो कि एक नैरो इंटरप्रिटेशन है फिजिकल एजुकेशन की। परंतु जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया, फिजिकल एजुकेशन के अर्थ को थोड़ा सा ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन मिलता गया। कुछ इसे फिजिकल ट्रेनिंग समझते हैं, कुछ इसे गेम और स्पोर्ट्स समझते हैं, कुछ इसे बॉडी कल्चर समझते हैं और कुछ इसे हेल्थ एजुकेशन से रिलेट करते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे जो फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन के तौर पे देखते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन एक वाइड फील्ड है जो कई चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे आप एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है उससे, गेम्स स्पोर्ट्स से मिलके, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के यूज़ से, और प्रमोट करती है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी को, आपकी हेल्दी लिविंग को, साथ ही आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं और जो हेल्दी एक लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए, इन सब से संबंधित होती है फिजिकल एजुकेशन। अब आज के दौर में आप फिजिकल एजुकेशन को इंटीग्रल पार्ट मान सकते हैं आपकी ओवरऑल एजुकेशन का। यदि आप एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी का आपके पास नॉलेज नहीं हो पाता है तो लेट सपोज आप फ्यूचर में कोई भी अच्छी पोजीशन पे आते हैं, कोई अपनी डिज़ायर्ड कैरियर को चुनते हैं, पर आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी हमेशा कंटिन्यू रखनी पड़ेगी ताकि आप एफिशिएंटली काम कर सकें अपने उस डिज़ायर्ड फील्ड में जहां ज़रूरत है एनर्जी की। फिजिकल एजुकेशन का सिंपल सा मतलब आप समझते हैं। फिजिकल का मतलब बॉडी और एजुकेशन का मतलब है नॉलेज। आप नॉलेज लीजिए अपने बॉडी के मूवमेंट्स के। बहुत सारे मोटर स्किल हैं जैसे रनिंग है, कैचिंग है, इन्हें आप सीख सकते हैं। इसके साथ ही आप मोटर स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन की बात करें तो बहुत से डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको दो डेफिनेशन याद होनी चाहिए किन्हीं दो राइटर्स की। जो भी आपको पसंद आए आपकी बुक से उन्हें ज़रूर याद करिएगा। जैसे मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ रोजलिन कैसिडी की एक डेफिनेशन, जिन्होंने बताया फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल काउज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। देखिए, इन्होंने बताया कि सम है, ये सब कुछ का जोड़ है, निचोड़ है। जो चेंज आता है एक इंडिविजुअल के अंदर, जो केंद्रित होता है उन अनुभवों पर जो मिलता है आपको मोटर एक्टिविटी से। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो मोटर एक्टिविटी से जो भी एक्सपीरियंसेस आपके आते हैं उनमें जो बदलाव होता है आपके या व्यक्ति के, उस सभी के निचोड़ को हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। एक और अगर हम जेबी नैश की डेफिनेशन को देखें तो इन्होंने कहा था फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विथ बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस। कि यहाँ पे की टर्म नोट करिएगा, जैसे कि जेबी नैश ने बिग मसल एक्टिविटी और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सेस को इम्पॉर्टेंट बताया। ये इनकी डेफिनेशन में की पॉइंट है। और उसी तरीके से रोजलिन कैसिडी के
डेफिनेशन में सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी, जो एक्सपीरियंस थे वो मोटरिंग एक्टिविटी पे सेंटर्ड थे। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इसे दिमाग में रखिएगा। इसके अतिरिक्त सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने भी एक डेफिनेशन दी है। एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन माइंड, बॉडी, सोल। तो ऊपर जो हमने ये डेफिनेशन डिस्कस करी, तो इसके बेस पे अगर हम एक कंक्लूज़न निकालें तो हम बिल्कुल मान सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का, हम इसे अलग कर ही नहीं सकते। साथ ही साथ ही कई सारी रिसर्चेज आई जिन्होंने ये अब तक प्रूव कर दिया है कि जो भी व्यक्ति रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता रहता है वो अपने जीवन में नॉर्मल व्यक्ति से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वो अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वह हेल्पफुल है आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपके विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, और एक आपकी हैप्पी लाइफ गुड हेल्थ के साथ आपकी अच्छी लाइफस्टाइल को बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान आपको होना आवश्यक है, चाहे आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हों। फिजिकल एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को समझने से पहले हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा अंतर करना समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये आपका एक अल्टीमेट एम है। लेकिन इस एम को आपको पाने के लिए आपने एक साथ तो इसे पा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में बांट देते हैं। जैसे आपने सबसे पहले क्लास 10th पास करनी पड़ेगी, फिर क्लास 12th आप करेंगे, फिर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद फिर आप निश्चित करेंगे कि आपको प्री की तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट से करनी है, वो प्री करेंगे, मेंस करेंगे, इंटरव्यू देंगे, और तब जा कर के आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा अल्टीमेट एम बिल्कुल सबसे सुपीरियर होता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन के केस में हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसकी पूरी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये हमारा एक अल्टीमेट एम है फिजिकल एजुकेशन का। अब इस एम को अचीव करने के लिए हमने कई ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, कई तरीके की डेवलपमेंट लानी होगी, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इन सभी डेवलपमेंट्स को जब हम अचीव कर पाएंगे तब जा कर के हम आप मान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम चार्ल्स ए बूचर के दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स को माने तो उन्होंने कहा था कि फिजिकल एजुकेशन के मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट, साथ ही सोशल डेवलपमेंट। और अगर हम एच क्लार्क के दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स को माने तो उन्होंने कहा था डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेड्स और कल्चर। तो इन सब की माने तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना होता है फिजिकल एजुकेशन में। हम इन ऑब्जेक्टिव्स को ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए ये एक मुख्य भाग होता है फिजिकल एजुकेशन का, और आप कई एक्टिविटीज़ करते हैं फिजिकल एजुकेशन में अपने फिजिकल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। देखिए आपकी बॉडी बनी है कई अलग अलग ऑर्गन के सिस्टम से। आपकी बॉडी में कई ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। उस सिस्टम के जो अलग, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इत्यादि आदि बहुत सारे सिस्टम आपकी बॉडी में वर्क करते हैं। पर ये एफिशिएंटली वर्क करते रहें और आपके जीवन को अच्छा बनाते रहें, हेल्दी रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। साथ ही हमें और बीमारियों से भी बचाएं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, अर्थराइटिस। इन सभी तरीके की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ आजकल लाइफस्टाइल में हमारे आ चुकी हैं,
इनको दूर रखें, इसलिए हम ज़रूरी है फिज़िकल डेवलपमेंट का होना। और ये हम सिंपली कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। और यदि हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम सही तरीके से काम करते हैं तो हम कहीं न कहीं बहुत ही आसानी से और एफिशिएंटली अपने डेली लाइफ के कामों में सफलता प्राप्त करते रहते हैं। मान लीजिए आपको कुछ नहीं मिला, आपने रनिंग स्टार्ट कर दी। रनिंग आपके हार्ट रेट को बेहतर बनाएगी, और हार्ट रेट बेहतर है तो आपका ब्लड का फ्लो यानी ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं आप उनसे हमेशा दूर रहेंगे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं तो ये आपको मदद करेगा आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, आपके बॉडी वेट को भी ये कंट्रोल में रखेगा और आपको ओबेसिटी यानी मोटापे से बचाएगा। तो ओवरऑल आप फिट और फाइन तभी दिखेंगे जब आपका अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट हो पाता है। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट। इसमें आप यूँ समझिए कि जब आप एक खिलाड़ी की तरह ग्राउंड में होते हैं तो आपको कई तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और ये सब मेंटल डेवलपमेंट के बेस पे होता है। यानी कि अगर आप स्ट्रेस लेना और उसे बियर करना सीख पाते हैं ग्राउंड के अंदर, और एक हैप्पी माइंड रखते हैं, तो एक हैप्पी माइंड ही एक हेल्दी माइंड होता है, और ये हम आसानी से फिजिकल एजुकेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो आप कोई भी रिसेंट का एग्जांपल लीजिए, जैसे आज T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, आप किसी और भी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से एक जगह पे इकट्ठा होते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे, और वो सीखते हैं हाँ कि सहयोग कैसे करना है, कोऑपरेशन कैसे करना है, सपोर्ट कैसे करना है, दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, एक जो स्पोर्ट्स मैनशिप है उसे कैसे अचीव करना है उसे समझते हैं। ये सारे स्किल प्लेयर होते हैं और ये किसी देश को नेशनली हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं। और साथ ही ज़रूरी है कि उनके अंदर कुछ सोशली क्वालिटीज़ भी हों। अगला है इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए कोई भी व्यक्ति हो वो अलग अलग तरह के इमोशंस रखता है, जैसे कि हैप्पीनेस है, जेलसी है, होप है, डिस्पेयर है, जॉय, फियर, लोनलीनेस, विल एंड वो ईटीसी। बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिन्हें फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस प्रकार इन्हें कंट्रोल करना है। किसी भी इमोशन का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेशन हमेशा नुकसानदायक होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता। ये उनका, वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअली एक गोल्ड मेडल जीता था। उसके पहले हॉकी की टीम ने हमने हमारी कई गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन वास्तविकता में इंडिविजुअल तौर पे कोई मेडल नहीं था। पर आप उस अचीवमेंट को गेन लेने के बाद भी आप अभिनव बिंद्रा के चेहरे पर वो शांति और इमोशन को कंट्रोल करने वाला भाव आसानी से देख सकते हैं। अभी भी वो वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही खिलाड़ी खिलाड़ी के साथ होता यह है कि वो एक दिन एक मैच हारता है, अगले दिन वो इस बात को भूल जाता है कि कल उसके साथ क्या हुआ। अगर हम उसी हार का गम मनाते रहे तो हम आशावादी नहीं हो पाएंगे। तो ये फिजिकल एजुकेशन में बहुत आसानी से हम उन टेक्निकों को समझते हैं जिससे हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकें। किस बात पे कितना खुश होना है, कितना हंसी आनी चाहिए, और कितना किसी बात पे दुखी हुआ जा सकता है, इन सभी को हम कंट्रोल करना सीख पाते हैं। अगला हेल्थ डेवलपमेंट। देखिए कोविड-19 के सिचुएशन में आपने अक्सर देखा होगा जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट बैक किया, और यहाँ तक भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक बार भी कोविड नहीं हुआ, चाहे वो कोई सी भी वेव चलती रही। अब फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से क्या होता है कि हम समझते हैं कि कैसे डिजीज से बचा जा सकता है, कैसे अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाया जा सकता है, स्ट्रेस कम किया जा सकता है, टेंशन कम किया जा सकता है, और जो प्रेशर ह्यूमन बॉडी पे पड़ता है उसे कम रखते हुए हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगला आप मोटर डेवलपमेंट कह सकते हैं। देखिए किसी भी बच्चे को जन्म लेने के बाद उसकी बोन्स का डेवलपमेंट होता है, मसल का डेवलपमेंट होता है, और उसके अंदर एक एबिलिटी आती है कि वो मूव कर सके। जब उसके अंदर ये एबिलिटी आती है तो उसे वॉकिंग करना, रनिंग करना, स्टैंडिंग, क्लाइंबिंग चेयर्स
होल्ड करना, पुल करना, पुश करना, ये सारी चीज़ें उसे समझ में आती हैं, वो करने लगता है। पर जो एफिशिएंट करने का तरीका होता है उसके लिए चाहिए होता है एक अच्छा नर्वस सिस्टम और न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके स्कूलों में आपको अगर पीटी कराई जाती है तो वो सिर्फ आपके जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसे अच्छा बनाना, आपको कमांड पे परफॉर्म करना है, यानी आपको कोऑर्डिनेशन बेहतर डेवलप करना है। तो जब भी मोटर शब्द आप सुने आप ऐसा समझें कि कहीं ना कहीं मूवमेंट की बात हो रही है, एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जॉइंट की क्या है उसे अच्छा करते हुए, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को अच्छा बनाते हुए मूवमेंट को परफॉर्म करना। अगला है एथिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स आपको एथिकली डेवलप करता है। देखिए स्पोर्ट्स में आप के अंदर करेज की फीलिंग होती है, आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, आप नियमों को मानने वाले बनते हैं, डिसिप्लिन बनते हैं, आप स्पोर्ट्समैन समझते हैं। ये चीज़ें आपकी एक चरित्र का निर्माण करती है जो आपको एक हाई मोरल वैल्यूज़ का इंसान बनाती है। मान लीजिए आप हाई मोरल वैल्यूज़ का होने का मतलब ये है कि आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे खेलों में जो खुद ब खुद अंपायर ने डिसीजन कुछ अलग दिया हो लेकिन उन्हें सत्य का पता होता था, वो एथिकली गलत नहीं होते थे। आप अपने देश के कई खिलाड़ियों का नाम ले सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हुए, उन्होंने कभी अंपायर से बहस नहीं करी। अंपायर ने उन्हें कंधे पे भले एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया लेकिन उन्होंने पलट के अंपायर से कोई बहस नहीं करी कि ये डिसीजन गलत है। इसलिए सचिन महान है। महान वो अपने नाम से नहीं है, वो अपने काम से महान है। क्योंकि आमतौर पे कोई दूसरा खिलाड़ी होता है गलत डिसीजन पे शायद बिदक जाता, लेकिन सचिन तेंदुलकर शांतिपूर्वक ग्राउंड छोड़कर चले गए। अब बात करेंगे हम चेंजिंग ट्रेंड्स जो स्पोर्ट्स में हो रहे हैं उनके। देखिए ट्रेंड्स का मतलब होता है चलन में होना। जैसे आप वो अब देखते हो ना, कोई वायरल वीडियो का ट्रेंड है, कोई चलन आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही। तो सबसे पहले हम जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं प्लेइंग सरफेस के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे जो वियरेबल गियर्स हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे और क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हुई है हमारे फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के फील्ड में। थोड़ा ब्रीफली इसे हम जानने की कोशिश करें। देखिए विश्व में कई तरह के खेल हैं और उन सभी खेलों को खेले जाने का जो परिसर होता है, जो सरफेस होता है, वो अलग अलग होता है। तो चूँकि इंडोर और आउटडोर गेम्स होते हैं और सभी गेम्स डिमांड करते हैं अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक अच्छी स्किल की। चूँकि इंजरी हो सकती है और ये इंटीग्रल पार्ट है स्पोर्ट्स का, आप इससे बच तो नहीं सकते पर हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो प्लेइंग सरफेस यूज़ कर रहे हैं खेल के लिए वो अच्छा हो। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो नेचुरल टर्फ होती है जिस पे हम गेम्स खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, रग्बी, सॉफ्टबॉल। ये कुछ ऐसे खेल हैं जिन्हें हम नेचुरल टर्फ पे खेल सकते हैं। नेचुरल टर्फ में हमें ये देखना होता है कि स्पीड ऑफ प्ले बनी रहे और एक अच्छा शॉक ऑब्जॉर्प्शन करने वाला सरफेस होना चाहिए। जनरली ये मिट्टी, सॉइल, ग्रास और अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है तो बहुत अच्छा ग्राउंड बन जाता है। लेकिन इसे बनाने में और इसे मेंटेन करने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, यानी कि ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अब ये मल्टी स्पोर्ट्स का ज़माना है तो थोड़ी दिक्कत आती है। अब चूंकि जब नेचुरल सरफेस पे टर्फ पे गेम्स हमेशा होते रहते हैं तो ऐसे में उसे नुकसान भी होता है, उसका जो सरफेस है अनइवन हो सकता है। जो नेचुरल टर्फ है वो इन्वायरमेंट फैक्टर से भी प्रभावित होता है, जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ड्रॉट वाली कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशंस में नेचुरल सरफेस को टर्फ को मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है और ऐसे कंडीशन में लोग मोटिवेट होते हैं एक आर्टिफिशियल टर्फ की तरफ। तो अगला है आर्टिफिशियल टर्फ। जो आर्टिफिशियल टर्फ होती है उस पर एक प्लास्टिक या सिंथेटिक आप समझेंगे ग्रास लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली इम्प्लांट किया जाता है। इसका सबसे पहले यूज़ हुआ था 1966 में, जो मेजर बेसबॉल लीग होती है ह्यूस्टन एस्ट्रोडर्म, वहाँ पे इसका यूज़ किया गया। तो आज के दिन आप देखेंगे तो अमेरिकन फुटबॉल में
कैनेडियन फुटबॉल में, फील्ड हॉकी में, रग्बी में, इन सब खेलों में आर्टिफिशियल ग्रासेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल टर्फ होती हैं, इनके कुछ बैकड्रॉप भी हैं, कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स हैं। जैसे अगर आप गिर जाएं तो स्किन फ्रिक्शन के कारण एब्रेजन हो जाता है, जो कि एक इंजरी है। और कई पेट्रोलियम या केमिकल, टॉक्सिक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है इसके मेंटेनेंस में, जो कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी खिलाड़ी के लिए हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। हालांकि इसे जो नेचुरल ग्राउंड है, नेचुरल टर्फ है, उससे मेंटेन करना आसान होता है। बात करते हैं हम वुडन सरफेस यानी लकड़ी के बने जो प्लेइंग सरफेस हैं उनकी। ऐसा जैसे कि बास्केटबॉल, स्क्वैश, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, इन सब खेलों में भी इनका वुडन सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे बास्केटबॉल सबसे ज़्यादा खेली जाती है वुडन सरफेस पे। जो वुडन फ्लोर होते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं और हाई स्टेबिलिटी रखते हैं फुट के लिए। ये थोड़े वुडन फ्लोर ये वुडन फ्लोर्स जो है स्लिप और स्किड रेजिस्टेंस होते हैं। इनका निर्माण किया जाता है मैपल वुड से, टीक वुड से, विनाइल पैड या पावर पॉलीयूरेथिन से ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे भारत में। और इंडोर स्पोर्ट्स में या जिम्स में या फिटनेस एरिना में आप देखेंगे वुडन सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट आपने नाम सुना होगा टेनिस ग्रैंड स्लैम का, जो उसमें जो हार्ड कोर्ट होता है, जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है वो खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। आपने सुना होगा राफेल नाडाल के बारे में कहा जाता है लाल बजरी के बादशाह। तो लाल बजरी का मतलब है कि जो ये देखिए जो क्ले कोर्ट्स होते हैं वो बनते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन्हें क्रश कर दिया जाता है और उसे ही बिछा करके क्ले कोर्ट बनाया जाता है। और ये जो क्ले कोट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेड क्ले कोट और एक होता है ग्रीन क्ले कोट। जो रेड क्ले कोट होता है ये थोड़ा सा बनाना आसान होता है और चूंकि ये महंगा कम है इसलिए इसे लोग बना पाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर टेनिस कोर्ट्स। अब जो रेड क्ले कोट होती है उसमें ईंटों को क्रश्ड करके उसे बिछा के रोल किया जाता है, और साथ ही जो ग्रीन वाला है उसमें होता है मेटा बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, इनको क्रश करके बिछाया जाता है। अगर खेलने के दौरान की बात करें तो आप इसे मान सकते हैं, इसे स्लो कहा जाता है। देखिए जो इसमें चूंकि इसमें कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो बॉल स्किड नहीं हो पाती, यानी बॉल की स्पीड को स्लो करती है क्ले कोर्ट्स, इसलिए इसमें गेम को आप स्लो मान सकते हैं, स्लो डाउन करती है बॉल की स्पीड को। चूंकि स्किड नहीं होती है तो बाउंसिंग भी अनइवन होती है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप आसानी से खेल भी नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी स्किल डेवलप होगी आप आसानी से यहाँ प्रैक्टिस, देखिए इसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए ये कंफर्टेबल होता है और आप सस्ता भी होता है, और साथ में आपके जो जॉइंट्स हैं उस पर शॉक लगता है तो वो कम करता है, ठीक है। इसलिए रेड क्ले कोट ज़्यादा फेमस है। वहीं अब बात करें अगर हार्ड कोट की, तो हार्ड कोट एक यूनिफॉर्म रिजिड मटेरियल से बना होता है, जैसे कंक्रीट का अगर सरफेस है तो आप उसे हार्ड कोट कह सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उसमें एस्फालेट और एक्राइलिक रेजिन इन सब का भी इस्तेमाल होने लगा सील और सरफेस, ये टाइटली बॉन्ड होते हैं और एक कोटिंग की जाती है ताकि सरफेस हार्ड है, अगर इस पर कोटिंग नहीं की जाएगी तो शॉक ऑब्जर्वर का काम नहीं कर पाएगा, यानी आपके घुटने जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अब अगर एग्जांपल लें तो जो टेनिस टेनिस की ग्रैंड स्लैम में अभी हमने ऊपर बात करी कि फ्रेंच ओपन होता है वो होता है क्ले रेड क्ले कोर्ट पे, लेकिन जो यूएस ओपन है और साथ में ऑस्ट्रेलियन, जो यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये दोनों होते हैं हार्ड कोर्ट्स पे। थोड़ा पटाखों की आवाज़ पीछे आ सकती है। अब चूंकि हार्ड कोर्ट जैसे अब इसे तुलना करेंगे क्ले कोर्ट से तो वहाँ स्लो हो रहा था, यहाँ क्या होता है स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि हार्ड कोर्ट स्किड और स्लिप होती है बॉल, इसलिए आसानी से बाउंस भी हो पाती है। अगर आप टॉप स्पिन अच्छे से कर पाते हैं तो इस सरफेस पे आपके लिए अच्छा माना जाता है कि आप फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये कुल मिला जुला करके हमने बात करी जो प्लेइंग सरफेस एरिया है उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, परंतु उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हमारे पास थोड़ी एडवांस है तो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके जो वियरेबल गियर्स हैं वो भी कुछ
एडवांस होते हैं। तो अगर देखिए कोई भी एथलीट है तो उसके हम दो चार तरीक़ों की इंफॉर्मेशन उस कलेक्ट करते हैं। एक तो एथलीट की जो मूवमेंट है उसकी, और साथ ही दूसरा उसकी जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हम जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए हम बहुत सारे सेंसर्स यूज़ करते हैं। तो सर इन दो कैटेगरीज में, जिसमें कि हम पहला मानेंगे मूवमेंट सेंसर और दूसरा हम मानेंगे फिजियोलॉजिकल सेंसर। तो इन सब के अंदर हम कुछ इक्विपमेंट को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सेंसर हम आमतौर पर खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला एक देखिए पेडोमीटर। आमतौर पे आपने देखा होगा लोग मोबाइल में या रिस्ट वॉच की तरह बैंड की तरह पहनते हैं। इससे पेडोमीटर से क्या होता है कि स्टेप काउंट किए जाते हैं कि कितने स्टेप आप चले हैं। एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, आप अपने पॉकेट पेडोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट, फुट, रिस्ट, एंकल, थाई पेडोमीटर। और अब तो कई ऐप मोबाइल में ऐसे मिलते हैं जो कनेक्ट होते हैं आपके रिस्ट पे लगे पेडोमीटर से, तो आप इजीली अपना पेडोमीटर का इस्तेमाल करके अपने स्टेप काउंट को काउंट कर सकते हैं। दूसरा है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर एक्सेलेरोमीटर का काम क्या होता है कि जो खिलाड़ी है उसकी एक्सेलेरेट करने की जो कैपेसिटी है उसकी जो टाइमिंग है उसको नोट डाउन करता है। देखिए ये डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उस डाटा के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम आवश्यक सुधार खिलाड़ियों के अंदर उसके हिसाब से करते हैं उनकी ट्रेनिंग में। ये भी बिल्कुल पोर्टेबल, आपके हाथों में पहनने रिस्ट वॉच की तरह आप पहन सकते हैं। अगला है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। इसके बारे में तो लगभग सभी अवेयर होंगे, लेकिन इसके यूज़ अलग अलग हैं। देखिए खिलाड़ी के रिस्ट पे या फिर बॉडी पे कहीं से लगाया जा सकता है। देखिए कोचेस को ये हेल्प मिलती है कि वो जो फटीग स्टेटस है, फिटनेस स्टेटस है, क्या स्पोर्ट्स की डिमांड है जो खिलाड़ी के अंदर है, इसको कोचेस इजीली मॉनिटर करते हैं। अगर आपके लिए केस में बात करें तो देखिए आपको अगर कोच ने भेजा ट्रेनिंग के लिए, दौड़ लगानी है 10 किलोमीटर की, और आप 2 किलोमीटर जाके बैठ गए और कोच इंतज़ार कर रहा है, तो उसे पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ कोच मॉनिटर करता रहता है कि आपके रनिंग के दौरान भी। देखिए कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में कराई जाती है, तो ऐसे में जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है। खैर, अब बात करें जो फिजियोलॉजिकल सेंसर हैं उनकी, तो इसमें आता है हार्ट रेट मॉनिटर, टेम्परेचर सेंसर, स्पोर्ट्स वॉच या फिटनेस बैंड आप कह सकते हैं। जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट मॉनिटर है तो वो आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा, और हार्ट रेट के मॉनिटरिंग से इंटेंसिटी पता चलती है कि लोड किस तरीके का दिया गया है और अभी बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। इन सब के नॉलेज डाटा के माध्यम से हमें होती है। जो टेम्परेचर सेंसर है वो एथलीट के सेंसर टेम्परेचर को मेज़र करते रहता है और लगातार डेटा कलेक्ट करता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या टेम्परेचर रहा बॉडी का, स्टार्टिंग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, जैसा भी आप डाटा कलेक्ट करना चाहें ये सेंसर वो डाटा कलेक्ट करता है। उसके बाद स्पोर्ट्स वॉच जो फिटनेस बैंड है इसी तरह आप इस्तेमाल करते हैं। ये आपके जो VO2 मैक्स होती है उसे नापने का प्रयास करता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैलोरी एक्सपेंडिचर क्या है, फिर जो ऑक्सीजन लेवल है आपके ब्लड में वो कैसा है, इन सब चीज़ों को नापने का काम ये अलग अलग डिवाइसेस करते हैं। अगला है सेफ्टी गियर। सेफ्टी गियर में हम हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट, एल्बो, नी और शिन गार्ड का प्रयोग करते हैं, पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, फुटवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि हमारी सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। कुछ अगर लेटेस्ट इक्विपमेंट की हम बात करें तो आपने देखा हुआ है एलईडी स्टम्प्स के बारे में। सबसे पहले इसे हम कहते हैं जिंग विकेट सिस्टम, और इसे सबसे पहले बार बनाया था जो ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर थे ब्रोंटे एकरमैन। इन्होंने जिंग बेल का कॉन्सेप्ट ले आया और इसका डिज़ाइन तैयार किया, और 2013 में आईसीसी ने इसे अप्रूव कर दिया कि वो इंटरनेशनल मैचेस में इसका इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा होती है, तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो पाती है एम्पायर्स की। इसके अलावा आपने सुना होगा स्मार्ट बॉल सिस्टम के बारे में। देखिए स्मार्ट बॉल सिस्टम ब्लूटूथ सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और एक नेटवर्क होता है उससे वो जो एवरी सेकेंड वो बॉल की पोजीशन क्या है, बॉल की ट्रैजेक्टरी क्या है, इन सब को वो आसानी से किसी डिवाइस में डाटा भेजकर कंक्लूड किया जा सकता है। आपने
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पोर्ट्स में बात करें तो पहली टेक्नोलॉजी है हॉक-आई की। इसका सबसे पहले इस्तेमाल क्रिकेट में किया गया, बाकी अब अन्य खेलों में भी इसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है। हालांकि हॉक-आई टेक्नोलॉजी का 2002 से ही टेनिस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग के नाम से। इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग नाम से 2002 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है टेनिस में। हॉकआई बेसिकली एक कैमरा सिस्टम है जो बॉल की ट्रेजेक्टरी को मेज़र करता है और मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये डाटा पिक्चराइज करता है कि बॉल कहाँ पे लैंड करी है, उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी, देखिए इसका भी इस्तेमाल 2018 फीफा वर्ल्ड कप से स्टार्ट हो गया, क्योंकि कुछ जो ट्रांसपेरेंसी होती है गेम्स में या इनको अच्छा अगर बनाए रखने से गेम्स में, फेयर गेम्स में बहुत ही आनंद आता है। क्योंकि अगर फेयर गेम नहीं है तो लोगों को, पब्लिक को आनंद नहीं आता। और वीडियो असिस्टेंट रेफरी की मदद से अब हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से गेम को कंडक्ट करा सकते हैं। अब यूँ समझिए कि एक गेम चेंजिंग डिसीजन था वीडियो असिस्टेंट रेफरी का इस्तेमाल करना। गोल लाइन टेक्नोलॉजी की जो इंटरनेशनल अप्रूव हुआ था 2012 से, या उसके बाद से जो भी गेम्स हुए हैं उनमें गोल लाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इजीली ये डिटेक्ट किया जा सके कि बॉल गोल लाइन को टच करी है या नहीं है, या हवा में भी टच करती थी तो पता नहीं चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक टाइमिंग सिस्टम, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है रेस कंडक्ट करने वाले खेलों में, जहाँ स्पीड को नापना ज़रूरी होता है। ये स्पीड को 100वें सेकंड के 100वें भाग में भी नाप सकती है, और इससे भी ज़्यादा ये 1 सेकंड के 1000वें भाग तक नाप सकती है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है तो थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है। अगला है हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी। आपने क्रिकेट में देखा होगा, इसमें इंफ्रारेड कैमरा इस्तेमाल किया जाता है। अगर बॉल बैट या पैड को अगर बॉल बैट या पैड को टच करती है तो एक थर्मल वेव जनरेट हो जाती है, जो कि स्पॉट की तरह, एक हॉट स्पॉट की तरह दिखाई देता है इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू। क्योंकि जहाँ पे बॉल टकराती है वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसे डिटेक्ट कर लेता है इंफ्रारेड कैमरा। इसके अलावा आपने देखा होगा स्नेकोमीटर का भी यूज़ किया जाता है कि बॉल बैट से टच हुई है या नहीं हुई है। अपने हुए रिप्ले में देखा होगा अक्सर क्रिकेट मैचेस के दौरान। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एक डीआरएस सिस्टम भी यूज़ करने लगे हैं हम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डीआरएस सिस्टम इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। टेस्ट मैचेस में ये 2008 से लागू हुआ है, और वनडे मैचेस में 2011, और टी20 में 2017 से। अब आप रिव्यू ले सकते हैं। रिसेंटली आईपीएल में आपने देखा ही होगा, ढेर सारे, एक कैमरा हमेशा उड़ता रहता है जिसको कहते हैं स्पाइडर कैम। और स्पाइडर कैम का इस्तेमाल करते हैं और हम मैच को इंटरेस्टिंगली, जो टीवी पे बैठ के देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए रिकॉर्ड करते हैं। और उसके अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है अच्छे अच्छे पिक्चर क्लिक करने के लिए। अब बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस क्या हैं फिजिकल एजुकेशन में, आप अपने कैसे कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। 1990 से पहले टीचिंग या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड कैरियर ही फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से ज़्यादा अवेलेबल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप हेल्थ में, मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में, मीडिया में, कहीं भी इस फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के माध्यम से कैरियर बना सकते हैं। क्लासिफाई करें तो सबसे पहले टीचिंग कैरियर। टीचिंग कैरियर में आप प्राइमरी स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स बन सकते हैं, मिडिल स्कूल्स के बन सकते हैं यानी क्लासेस 6, 7, 8, या फिर हाई स्कूल यानी फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के आप टीचर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं टीचिंग अपना कैरियर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बीपी, बीएससी स्पोर्ट्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमफिल आदि कुछ कोर्सेज चलते रहते हैं जो रिसर्च मेथड्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, रिसर्च वर्क्स को कंडक्ट कराते हैं। तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप अपना कोचिंग में करियर बना सकते हैं। आप फिजिकल एजुकेशन के अच्छे स्पोर्ट्स कोच बनिए, नेशनल स्पोर्ट्स
नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से आप कोचिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद आप एक एस्टेब्लिश कोच ऑफिशियली बन सकते हैं। इसमें आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड गेम्स में। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड कैरियर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। इन सब हेल्थ रिलेटेड जो फील्ड हैं, इनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आप अपना कैरियर बना सकते हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में। आमतौर पे आप देखेंगे तो भारत में स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट होती है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। आप फिजिकल एजुकेशन में एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी अपना कैरियर बना सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को रन करके। आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट्स में एक स्पोर्ट्स ऑफिसर की नियुक्ति होती रहती है। इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन है, जैसे आप ओएनजीसी या ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, ये देखेंगे कई सारे खेलों में भाग लेती है, फुटबॉल है, हॉकी, तो वो उनको एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, कोई जिम्नेजियम हो, स्टेडियम हो, इन आदि के मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हैं। अब बात करें परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर की, तो आप एक अच्छे स्किल्ड प्लेयर के तौर पे अपना कैरियर बना सकते हैं, जिसके बारे में एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी को आप जानते होंगे। एज ए ऑफिशियल आप बन सकते हैं, कोई एम्पायर, रेफरी या कोई टेक्निकल ऑफिशियल बन सकते हैं। साथ ही आप कैरियर बना सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया के क्षेत्र में एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन के लिए आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, संवाददाता की तरह काम कर सकते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स आपको देखेंगे स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स, स्टार क्रिकेट, टेन स्पोर्ट, ऑल आर अवेलेबल फॉर यू। इसमें आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकते हैं, कोई बुक राइटिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे, कोई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हैं, बुक पब्लिशिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट की ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के मार्केटिंग रिलेटेड भी कैरियर आप परसू कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है खिलाड़ियों के लिए, आप इनका इस्तेमाल एज अ कैरियर आप कर सकते हैं। किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो कि अच्छी टी शर्ट या कोई भी क्लॉथ्स बनाती है, कोई अपैरल्स बनाती है खिलाड़ियों के लिए, उनकी एक कंपनी आप सेटअप कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेरठ में आप एक देखेंगे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक बड़ा हब है वहाँ पे। अब बात करते हैं हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में। अभी 2022 में आपने सुना होगा हरियाणा में खेलो इंडिया टूर्नामेंट हुआ, जिसमें हरियाणा ने 102 मेडल के साथ टॉप किया, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा और कर्नाटक तीसरे नंबर पर रहा। तो इन खेलों का जो उद्घाटन है 2018 में जी ने किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। क्या उद्देश्य है इन खेलों को कराने का, हम इसे समझते हैं। हमें जो रिवाइव करना है पूरे स्पोर्ट्स कल्चर को इंडिया के, हम जो ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी आते हैं उसको हमें एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क डेवलप करना है। हम अगर इन उद्देश्यों की बात करें तो खेलो इंडिया प्रोग्राम से हम प्ले फील्ड का डेवलपमेंट करेंगे, हम कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट करेंगे। कोई भी खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है तो वो अपने आसपास के जो कम्युनिटी में कोचिंग दे सकता है। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर का डेवलपमेंट किया जाएगा, एनुअल स्पोर्ट्स को बनाया जाएगा, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन जैसे कि खेलो इंडिया हो ही रहा है। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लेके आएंगे। हम इसके माध्यम से देखिए 17 साल तक के युवाओं को खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो इन युवाओं की पहचान करके हम इन्हें आने वाले जो मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, इनके लिए हम तैयार कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम यूटिलाइज भी कर लेंगे, क्रिएट भी करेंगे और अपग्रेड भी करेंगे। हमारे जो नेशनल, रीजनल और स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे खेलो इंडिया के माध्यम से। फिजिकल फिटनेस
जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी इम्प्रूव करने की प्रयास करेंगे। स्पोर्ट्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पीपल विद डिसेबिलिटी के बीच में हम खेलों को प्रमोट करेंगे। स्पोर्ट्स को शांति और विकास का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाएगा। रूरल और इंडिजिनस जो ट्राइबल गेम्स होते हैं उनको नेशनल लेवल पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में कराया गया था। पूरे भारतवर्ष में फिटनेस को एक आंदोलन के तौर पे ले आया जाए, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को इंदिरा गांधी स्टेडियम से फिट इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है फिटनेस को प्रमोट किया जा सके, फ्री और फन लविंग तरीक़ों से स्प्रेड किया जा सके अवेयरनेस को फिटनेस के बारे में, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, और फिटनेस को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है इसके कैंपेनिंग के बारे में, जो इनकरेज किया जाए इंडिजिनस स्पोर्ट्स को, जैसे थांग ता, सिलंबम, कलराईपट्टू, गटका, ये सारे जो खेल हैं, जो इंडिजिनस खेल हैं, उन्हें प्रमोट किया जा सके। फिटनेस को हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत, विलेज तक पहुंचाने के जो भी व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं, फिटनेस को सीरियसली लेते हुए उस पर काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का मौका मिलेगा जिसमें इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा, अवेयरनेस लाई जाएगी और लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपनी खुद की पर्सनल फिटनेस स्टोरी को शेयर करें। तो इस तरीके से फिटनेस को पूरे नेशन के लिए एक मूवमेंट बनाने का जो प्लान है वो रखा गया है फिट इंडिया मूवमेंट के थ्रू। इसी तरीके से फिट इंडिया स्कूल वीक भी मनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने कोलैबोरेशन किया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के साथ, एजुकेशन के साथ, और फिट इंडिया स्कूल वीक मनाने का प्रोग्राम बनाया गया 2019 में। इसका एम है कि इंटीग्रेट किया जाए फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस को किसके साथ, एजुकेशन के साथ, जो नॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है हमारा। अब यहाँ बस समझने की बात यह है कि स्कूल के अंदर काम करने वाले टीचर्स या आपके घर पे रहने वाले पेरेंट्स, आप सभी को फिटनेस के लिए इनकरेज करना है सभी को। दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक इसका जो पहला मिशन चलाया गया था, लगभग 4.5 लाख स्कूलों में ये रिपोर्ट किया गया, जो फर्स्ट एडिशन है एज अ फिट इंडिया स्कूल वीक के तौर पे।